अब चलते हैं साथियों एक और अंतरराष्ट्रीय प्रश्न से निकल करके राष्ट्रीय प्रश्न समझिए या अंतरराष्ट्रीय समझिए, क्योंकि प्रभावित तो इससे हम भी हुए हैं। क्या है, कौन सा विषय डिस्कस करने जा रहे हैं हम? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। आपको बहुत से लोगों को मैंने स्टार्टिंग में भी यह बात बताई है कि वर्ल्ड बैंक ने इस बार कहा है कि हम भैया एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ना वो नहीं निकालने वाले। कार्य में सुगमता की जो रिपोर्ट आया करती थी, एज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आया करती थी, हम नहीं निकालने वाले। क्यों नहीं निकालने वाले? वर्ल्ड बैंक ने क्यों मना किया कि वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं निकालेगी? क्योंकि उसे यह लगा कि लोगों ने इस रिपोर्ट के साथ में कुछ घपले किए हैं। आज हम उन घपलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इस बार जो उंगली उठी है वो सीधा उठी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पे, जो कि कभी वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी, जो इस समय आईएमएफ की हेड है। इनके ऊपर इशारा हुआ है कि इन्होंने किया था सारा मामला गड़बड़। तो आज के इस मामले में आपको बताएंगे कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के साथ क्या तो था मसला, वर्ल्ड बैंक ने इतनी प्रतिष्ठित रिपोर्ट निकालने से मना क्यों कर दिया है, किस किस देश के ऊपर आरोप था, क्या भारत भी उन आरोपों में से एक था या भारत ने भी कभी कुछ गड़बड़ की थी। इन तमाम बातों को आपके साथ आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन सुनाते हैं। नाम आज जो जुड़ा है वो जुड़ा है साथियों, जो एमडी हैं आपके इस समय आईएमएफ की, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। उनका नाम इसमें निकल कर आया है। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी, इसे आप थोड़ा सा समझिएगा। क्या है एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसे थोड़ा बेसिक से समझते हैं। बेसिक्स कुछ इस प्रकार से हैं साथियों कि दुनिया में ना जो थोड़ा सा इतिहास के साथ शुरू करें, थोड़ा सा अपना हमेशा से बेसिक से उठाने की जो आदत है वहीं से लेते हैं। साथियों आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था तो दुनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। अमेरिका पैसे वाला हो चुका था, लेकिन जीतने वालों में शामिल ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पैसे के हिसाब से बात करें तो पैसा 2 ही देशों के पास था उस समय, थोड़ा अमेरिका के पास था और थोड़ा रशिया के पास, यानी उस समय का यूएसएसआर। अमेरिका ने उस समय एक तगड़ा काम किया और वो ये था कि यार किसी को दान में देने से अच्छा है उसको कर्ज में दो, ताकि वो भविष्य में आपकी वाहवाही करता रहे। और अमेरिका ने अपने ही पैसे को कर्ज में देने के लिए कि यार रोज कौन बैंकिंग करेगा, 2 बड़ी बैंक बना दी। उनमें से एक बैंक का नाम था वर्ल्ड बैंक और एक का नाम था आईएमएफ। ध्यान से सुनिएगा। बोले यार देखो युद्ध के अंदर है ना बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है। अब तबाही मच चुकी है तो अब इन गरीब देशों को पैसे की जरूरत होगी। इतने करोड़ों लोग मरे हैं, इतने भम से घर टूटे हैं, इतने देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, तो पैसा मांगने सब लोग आएंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कहा कि यार एक काम करते हैं, अपने पास बहुत पैसा है, अब पैसा दान में दे दें तो पता चल रहा है कि ये लोग भाव ही नहीं दे रहे बाद में, इनको कर्ज में दो ताकि इन्हें पकड़ के रखोगे अपने साथ, ताकि भविष्य में ये आप ही की धुन में धुन गाएंगे। अमेरिका ने दिमाग तगड़ा लगाया और इस दिमाग को लगाने के लिए इसने एक सम्मेलन बुलाया था जिसका नाम था ब्रेटन वुड सम्मेलन, जहां पर इन दोनों की अवधारणा रखी गई, जिसमें से एक का नाम था वर्ल्ड बैंक और एक का नाम था आईएमएफ। इन 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया। वर्ल्ड बैंक का निर्माण 1944, 1945 दोनों एक साथ, इन्हें ब्रेटन वुड सिस्टर या ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। काम दोनों को कुछ दिए गए। वर्ल्ड बैंक को काम दिया गया कि तुम तो ना यार गरीबी मिटाओ, मतलब कुछ भी करके लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं वहां से उठा के ऊपर लाओ। इनके पास काम ये दिया गया क्योंकि ऑलरेडी हम बोले इतना बम फोड़ चुके हैं कि लोग गरीब हो गए हैं। बोले ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो रिसेंट टारगेट है वो सुन लीजिएगा, 2030 तक का टारगेट है वर्ल्ड बैंक के पास में कि इसे गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लेकर के आना है। यानी बीपीएल जो कैटेगरी है जिसमें $90 प्रतिदिन के हिसाब से, $90 मंथली के हिसाब से जो लोग कमाते हैं, उनकी आय में वृद्धि करना है। यानी 3% का मार्जिन है उसको कंप्लीट करना है 2030 तक। इसे उसको गरीबी रेखा, दुनिया को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है। ठीक है, यह काम इसका पहला काम है। और दूसरा, लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना है, गरीबी से हटाओ और अमीरी बढ़ाओ। यह काम किसका है? वर्ल्ड बैंक का है। इसके लिए यह लोन देने का काम करती है। आईएमएफ का काम क्या है? आईएमएफ का काम है कि अगर कोई भी देश, पता चल रहा है कि जो बिजनेस डेफिसिट है यानी कि ट्रेड डेफिसिट है, उसमें पता चल रहा है कि वो कर्जदार होने वाला है, डूबने वाला है, तो उसे थोड़ा बहुत पैसा वैसा दो और उसको ट्रेड डेफिसिट से बाहर निकालो। यानी कि जो कोई देश बर्बाद होने की स्थिति में है तो उसको पैसा दे दो, पता चले कि वहां पर फिर आतंकी बनने लग जाए। यही कारण है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको कर्ज देता रहता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? अब वर्ल्ड बैंक जब दुनिया में इतनी ताकतवर हो गई कि इसके पास में 190 देश जुड़ गए। कितने देश जुड़ गए? 190 देश जो हैं वो वर्ल्ड बैंक में इस समय जुड़ चुके थे। वर्ल्ड बैंक की ताकत इतनी हो गई कि अब ये दुनिया में सबसे सस्ता तो लोन देती थी और दुनिया को प्रभावित भी करना सीख चुकी थी। प्रभावित करना सीख चुकी थी से मतलब ये था कि अगर अब वर्ल्ड बैंक किसी देश के बारे में यह कह देती थी कि इस देश ने बहुत अच्छी मेहनत की है, यार ये ऐसे है जैसे ना, आपको मैं थोड़ा सरल रूप से समझाऊं, आप कभी क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो और क्लास में पढ़ते पढ़ते आपका क्लास टीचर किसी एक बच्चे की तारीफ कर दे, यार बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो यार तुम। अगर मान लो कि जैसे मैं अभी क्लास चल रही है और मैंने किसी भी एक बच्चे का नाम ले दिया कि यार तुम लोग ना बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो, शानदार तैयारी चल रही है तुम्हारी, मतलब अच्छे स्टूडेंट हो, किसी एक बच्चे का नाम लेकर के मैंने ये लाइन बोल दी, आपके मन में ना चाहते हुए भी उस बच्चे के प्रति इज्जत बढ़ जाएगी। आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि चल सर ने इसकी तारीफ की है, इसका मतलब ये कोई भी दिशा हमें देगा तो वो अच्छी दिशा होगी, है ना। यानी इससे अगर नोट्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया, इससे दोस्ती हो जाए तो कहना ही क्या, इसकी वजह से हमें कुछ कंटेंट वगैरह मिल जाए, ये बता दे कौन सा टीचर बढ़िया कौन सा बेकार, तो ये सबसे बढ़िया होगा। होता है नहीं होता? ये बचपन से अपने साथ रहा ही है। स्कूल में जिस बच्चे को टीचर तारीफ कर देते थे, आधे बच्चे तो उसका दोस्त बनने वैसे ही निकल लेते थे कि यार भाई यार मतलब यार गजब है यार, तेरे को यार टीचर सब पसंद करते हैं, है ना। ब्लू आइड बॉय कहते थे ऐसे बच्चे को कि यार तुम तो यार टीचर के पसंदीदा बच्चे हो, मजा आ गया यार भाई साहब, यार थोड़ी मदद कर दो यार हमारी। अब भाई वर्ल्ड बैंक को ये समझ में आ गया कि यार इसका मतलब ये है कि तारीफ तो करना बनता है, तारीफ करना बनता है। तो वर्ल्ड बैंक ने देशों की तारीफ करने के लिए, क्योंकि देखो दुनिया के देश सारे गरीब, अब उनकी तारीफ करने वालों के लिए वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2002 में रैंकिंग निकालना शुरू किया। क्या कहा कि हम बताएंगे कि कौन सा देश अपने यहां पर बढ़िया से व्यापार कर रहा है, या फिर हम बताएंगे कि कौन सा देश है जो कि दुनिया में इतना अच्छे से काम कर रहा है कि बाकी देश अगर इसके साथ व्यापार करें तो उन्हें निश्चित फायदा होगा। और इसे नाम दिया गया एज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या कहा गया? एज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि कार्य में सुगमता। कार्य में सुगमता के लिए साथियों एक रिपोर्ट जो है वो निकालना वर्ष 2002 के अंदर किसने शुरू कर दिया? वर्ल्ड बैंक ने, कि यार ये तो गजब चीज है, देश बढ़िया से काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए जैसे अपने मन में भी मैं आपको बताता हूं, मानो या मत मानो, आप में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक अजब ही लेवल की इमेज है। किन देशों के लिए? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इनके लिए, जापान। हमें ऐसा लगता है यार ये तो कोई दूसरी दुनिया के देश है, यार यहां पर हर चीज के पैमाने इतने जबरदस्त क्यों हैं? अपने मन में भावना आती है ना। अब आप साइकोलॉजिकली सोचो, आप में से कईयों का सपना होगा कि यार जीवन में ना अगर कहीं बाहर जाने का मौका मिले, लाइफ में कहीं जाकर रहने का मन करे, तो यार भाई चल के नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में रहा जाए, या सिंगापुर में लाइफ सेट हो जाए, अमेरिका में मतलब बढ़िया सा घर हो जाए। जीवन में अगर कहीं कुछ करना है तो इन देशों में चल के करना। पता नहीं यार ये कितने अल्टीमेट देश हैं। ये कैसे आई आपके दिमाग में बात? क्योंकि दुनिया के एक गुरुजी ने, जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक, उसने इनकी तारीफ की थी। तो आपके मन में इस तारीफ से आपको पता भी नहीं चला कितने सारे लोग ऐसे हैं जो स्वतः ही उन देशों के प्रति अपना नजरिया बना चुके हैं कि हमें जाकर वहीं रहना है, हमें वहां घूमने जाना है, देखने जाना है। फायदा क्या हुआ? उस देश को व्यापार मिला, उस देश को टूरिज्म मिला, आपने वहां पर फैक्ट्री डालने का मन बनाया, आपने वहां घर खरीदने का मन बनाया, पैसे ले जाने की बात करी, वहां पैसे कमाने नहीं लेके जाएंगे घर खरीदने, इन्वेस्टमेंट करने की बात करी। ये जो इन्वेस्टमेंट की थेरेपी थी ना, इसको वर्ल्ड बैंक पकड़ गया। भाई साहब वर्ल्ड बैंक तो पकड़ा सो पकड़ा। एक और भैया पीछे लगे हुए थे जो इस बात को समझ गए कि वर्ल्ड बैंक के कहने भर से कितना फर्क पड़ता है। अगर वर्ल्ड बैंक ने किसी की वाहवाही कर दी तो यार इसका तो आनंद ही कुछ और है। और वो पकड़ने वाले भैया थे चाइना। वो बेटा ये पकड़ गया कि अगर वर्ल्ड बैंक तारीफ कर दे कि यार इसने तो गजब ही सुधार किया है, मतलब इसे देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इसने तो क्रांति मचा दी है। ऐसा पता है कब हुआ?
2018 में रिपोर्ट आई थी। 2018 में रिपोर्ट आई थी। 2018 की रिपोर्ट में 2017 के आंकड़े लिए गए थे। उन आंकड़ों में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि चाइना में काम करना हुआ अब और आसान, और चाइना में जहां काम करने में पहले दिक्कतें इतनी थी कि लोग, मतलब दुनिया के देशों में अगर नंबर डालोगे कि चाइना में काम करना कितना आसान है तो चाइना 85वें नंबर पे था। अब आसानी बढ़ गई है और चाइना में काम अगर आप करना चाहते हो तो 78वें स्थान पर पहुंच गया चाइना, यानी कि इसने 7 अंकों का सुधार किया है। यह किसने कहा? वर्ल्ड बैंक की एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि चाइना में अगर आपको काम करना है बजब तरीके से कर दीजिए, मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं साहब, यह कौन सी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया था? 2017 के आंकड़ों पर निर्णय लिया गया था। 2017 के आंकड़ों में कितने प्रकार के पैरामीटर्स का उपयोग किया गया था? तो 12 प्रकार के पैरामीटर्स का उपयोग किया गया था, जिसके आधार पर कहा गया कि चीन में काम करना आसान है। मजा आ गया साहब, चीन बल्ले बल्ले, दुनिया तुरंत अपना पैसा ली और लेकर पहुंच गई। एफडीआई जो है वो चीन में भर भर के पहुंच गया। शाबाश। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, उसमें क्या होता है कि आप में से कुछ लोगों ने एक और रिपोर्ट सुनी उसी दौरान, और वो क्या थी कि सऊदी अरब जो है ना, उसने तो गजब का परफॉर्मेंस दिया है। मतलब वो बिजनेस के आधार पर टॉप पर तो नहीं है, लेकिन जिसने सबसे जबरदस्त जंप दिया है, यानी जिसकी रैंकिंग में सबसे जबरदस्त इजाफा हुआ है, वो ये नहीं बताया कि कौन सी कितने रैंक से कितने तक चला गया, ये बताया कि जिसने सबसे जबरदस्त कदम उठाए हैं अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने में, उसका नाम है सऊदी अरब। उसका नाम क्या है? सऊदी अरब। उसने तो भाई साहब एकदम कहर ही बरपा दिया, एकदम सुधार हो गया वहां, तो मजा आ गया। अच्छा साहब, ये भी सही है। अब सऊदी अरब का नाम आया और एक देश की बुराई हुई, और उस देश का नाम क्या था? उस देश का नाम था अजरबैजान। उस देश का नाम था अजरबैजान। इसके बारे में कहा गया कि ये देश है ना, ढंग से काम वाम नहीं कर रहा है। ये देश जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसमें तो बिजनेस करना बहुत गजब है। ये किसके नतीजे थे? वर्ल्ड बैंक के। कौन सी रिपोर्ट के थे? एज ऑफ डूइंग बिजनेस के। क्या क्या नतीजे थे? चाइना की तारीफ, सऊदी अरब की तारीफ, अजरबैजान की बुराई। ठीक है, ये सारे काम हो गए। 2018 पर अगर आप फोकस करें तो अब आपको मैं दूसरी न्यूज पढ़ाता हूं। दूसरी न्यूज कुछ इस प्रकार से है, इस व्यक्ति के बारे में जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। इनका नाम है पॉल रोमर। पॉल रोमर नाम से एक व्यक्ति है। पॉल रोमर के ने अपना इंटरव्यू, एक अखबार है अमेरिका का प्रसिद्ध जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। इस पॉल रोमर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2018 में एक इंटरव्यू दे दिया, और इंटरव्यू देते देते यह कहा कि मैं वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के पद से इस्तीफा देता हूं। बोले भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले मैं इसलिए इस्तीफा देता हूं क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो 2017 में जिन आंकड़ों के ऊपर रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट फर्जी थी। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ डेटास के साथ में गड़बड़ की गई थी। यह किसने कह दिया? यह कह दिया साहब पॉल रूमर ने। ये पॉल रूमर कौन है? अब आपको लगे क्यों याद करें हम इसे? अरे भाई बहुत भारी आदमी है ये। भारी कितना है? आइए इधर देखिए, नाम पहचानिए। ये रहा पॉल एन रोमर। इस तस्वीर को देख के कुछ याद आ रहा है? ये तस्वीरें केवल नोबेल के समय दिखाई देती हैं। 2018 का इकोनॉमिक्स का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया। ये वाह, क्या बोला है आपने। यानी कि इनके आधार पर कहा गया कि आपका एनालिसिस जबरदस्त है। इनको पकड़ा दिया नोबेल। किनको? पॉल रोमर को। बात मजाक में नहीं चल रही है, नोबेल तक पहुंच गई है। यानी जिस व्यक्ति ने पटाखा फोड़ा उसको नोबेल 2018 दे दिया। और इस बात पर डाउट किया गया कि एक बात बताओ यार पॉल रोमर, तुम इकोनॉमिस्ट के पद से इस्तीफा दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है किसने गड़बड़ की है? बोले असल में चक्कर क्या है कि जब मैं था उस समय पर 2 लोग थे आपके वहां पर, और वो कौन थे? बोले ये 2 भाई साहब थे। ये थी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 2017 के अंदर मैं भी काम कर रहा था, ये भी काम कर रही थी। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ में जिम योंग किम, ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिम योंग किम। और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा उन दिनों वर्ल्ड बैंक के अंदर इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी।
ये वही क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं जो इन दिनों आईएमएफ की प्रधान बनकर बैठी हुई हैं। ये है कहां की रहने वाली? ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं। कहां की रहने वाली हैं? बुल्गारिया की रहने वाली हैं। अब क्या कहा गया? अब बोले इन मैडम ने है ना मामले में गड़बड़ कर दी। बोले क्या गड़बड़ कर दी? बोले इन्होंने चाइना की रैंकिंग बढ़वाई, सऊदी अरब को जॉर्डन से ऊपर नंबर दिया। दोबारा सुनिएगा, सऊदी अरब जिसके बारे में यह कहा गया कि उसने तो गजब सुधार किया है, असल में गजब सुधार जो है वो जॉर्डन ने किया था, सऊदी अरब ने नहीं किया था। और सबसे आपको हंसने वाली बात जो पता चलेगी वो ये है कि अजरबैजान जो कि कर अच्छा रहा था, इधर देखिए मैंने आपके सामने लिखा है, अजरबैजान जो कि कर अच्छा रहा था, इसको नेगेटिव में रैंकिंग इसलिए दी गई क्योंकि वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को अजरबैजान पसंद नहीं है। यह क्या है? दोबारा सुनिए, वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को अजरबैजान पसंद नहीं है, तो इसकी रैंकिंग गिराओ यार। ये बेहतरीन आदमी नहीं, इसकी रैंकिंग गिराओ। तो यार ये तो एकदम क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो गया। और सऊदी अरब का पिछलग्गू है यूएई। सऊदी अरब बढ़े और यूएई की बढ़ाई ना हो तो कैसे हो सकता है? तो बोले यूएई को फायदा मिल गया कि उसको उठाओ, इसको भी साथ साथ उठाओ ताकि लोगों को लगे कि सऊदी अरब और यूएई मिलकर तरक्की कर रहे हैं। गजब ही हो गया यार। चाइना की रैंकिंग बढ़वा दी गई। अब आपसे सवाल पूछा गया चाइना ने रैंकिंग कैसे बढ़वा ली? आंसर पता चला कि चाइना ने अब क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ में कोई गुपचुप बातचीत की थी। अब ये गुपचुप बातचीत क्या होती है? देखिए साहब, चाइना इस बात को सीख चुका था कि भाई परसेंटेज बढ़िया आए या ना आए, परसेंटेज बढ़िया बनवाई जा सकती है। मेहनत से आए तो ठीक है, नहीं तो पैसे से बनवा लीजिए। अगर आपको याद हो तो WHO ने भी इसी कारण से जो टेड्रोस एडहेनॉम करके बिठा रखे हैं, वो बहुत लंबे समय तक चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन क्यों नहीं करवाए? क्योंकि आरोप उन पर भी यही लगा कि टेड्रोस एडहेनॉम को चाइना ने बुला करके थोड़ा सेट कर दिया था कि सर आप अपना काम संभालिए, कोरोना थोड़ा फैलने दीजिए। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर जो इन मैडम के साथ हुआ वो क्या था, इनसे भी यही कहा गया कि आप तो बस गद्दी संभालिए, रैंकिंग बढ़िया कर दीजिए, मैनेज हम कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक की साख को लगा जबरदस्त बट्टा। और भैया जब बट्टा लगा, इस बात को सुनते हुए तुरंत साथियों फिर यह निर्णय लिया गया कि भाई एज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो है उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन कैसे इस बात पर यकीन कर लें कि भाई हम इस बात को कैसे मान लें कि चाइना जो है उसकी बात को मैडम ने मान लिया होगा? पता चला कि वर्ल्ड बैंक के अंदर जो चाइना है उसका तीसरा सबसे बड़ा वोटिंग राइट है। ऐसी स्थिति में चाइना की बात को मानना मजबूरी थी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मजबूरी तो क्या कह सकते हैं, यानी चाइना ने पैसे का दबाव देकर इनसे बनवाया। ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ? फिर साथियों, ये जो आप देख रहे हैं एक एजेंसी जिसका नाम है विल्मर हेल एजेंसी, जो कि एक लॉ फर्म है अमेरिका की, इसे जिम्मेदारी दी गई कि आप इन आरोपों की जांच करें, क्या ये आरोपों में सच्चाई है। विल्मर हेम नामक लॉ फर्म ने इंडिपेंडेंटली इस बात की जांच करी और हमारे लिए एक अच्छी बात निकल कर क्या आई जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे लिए अच्छी बात निकल करके ये आई कि इन 4 देशों के डेटा में ही गड़बड़ की गई थी, बाकी देशों के साथ कोई गड़बड़ नहीं थी। अर्थात भारत को जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 63 नंबर रैंकिंग मिली थी, भारत की जो 2020 की जो अपडेटेड रैंकिंग है 2020 की, वो सही है, सकारात्मक है। हमने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, हम यहां से 63 नंबर तक पहुंचे हैं। तो भारत के डेटा एकदम सही हैं, ये हमें अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने का काम करते हैं। असल में जब इसके बारे में खुलासा हुआ तो डाउट यह हुआ कि क्या भारत ने भी इसको मैनिपुलेट करवाया है, तो आंसर है जी नहीं, भारत के डेटा एकदम सही हैं। भारत ने वाकई में अपने यहां बिजनेसेस को आसान करने में बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। चाइना का, सऊदी अरब का, यूएई का और अजरबैजान का, इन चारों का आंकड़ा गलत था। इन चारों के आंकड़े को शुद्ध करने के लिए इस बार रिपोर्ट ही जारी नहीं कर रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कहा है भैया हम रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। जब क्रेडिबिलिटी पर ही प्रश्न आ गया है, मान लीजिए कि यही पता चल गया है कि कौन ये काम कर रहा है, तो फिर उस बारे में करने से फायदा नहीं है।
आ गई बात समझ में? जिस प्रकार से आपने बहुत सारे विज्ञापनों में बहुत सारे उनको सुना होगा बोलते हुए कि भाई कोई कलाकार बोल रहा है कि पेप्सी बढ़िया है, कोई बोल रहा है कोको कोला बढ़िया है, वो सब पैसा लेके बोल रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसा किया, ये लोगों को पता चल गया। तो जादूगर कबूतर कहां से निकालता है, अगर ये आपको भी समझ में आ गया तो फिर जादू के अंदर बिलीव नहीं रहेगा। या तो सबसे पहले हो शुद्धिकरण, शुद्धिकरण के बाद में पता चले कि वर्ल्ड बैंक कैसे सही से काम कर सकता है, तब जाकर के चीजें आगे बढ़े। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इन दिनों बैठी हुई हैं बढ़िया से अपनी गद्दी संभाल करके आईएमएफ पर। आइए थोड़ा सा आपको क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बारे में भी बता देते हैं। 2020 में यहां से ये निकल गई और यहां के बाद में साथियों ये जो है इस समय एमडी बनी हुई है, सॉरी 2019 से ये एमडी बनी हुई है आईएमएफ की, और इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक से निकल करके आईएमएफ ज्वाइन कर लिया। अब आप पूछेंगे तो सर क्या हम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पर यकीन कर सकते हैं? आंसर है कि सर आपका करना तो कैसे मायना रखेगा, इनके ऊपर जो देश विश्वास रखते हैं उनसे पूछिए। उन देशों का कहना है नहीं नहीं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पर अभी तो हमें कोई डाउट नहीं है, यानी मामला अभी आगे तक जाने वाला है, समझे? तो जॉर्जिवा अपने पद पर बनी रहेंगी, रैंकें ऐसी ही गड़बड़ होती रहेंगी। भारत ने बहुत बार कहा है, भारत की एजेंसीज ने भी बहुत बार कहा है कि हमें रैंकिंग में पीछा दिखाना ये एक इंटेंशनली प्रयास है वेस्टर्न वर्ल्ड का। आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि भारत को बहुत सारी चाहे एजुकेशन से संबंधित रेटिंग आए, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आए, उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज को ना लेके आना, हमारे यहां पर हमारी कोई भी रिपोर्ट आए उसमें इंटेंशनली हमें पीछे डालना, ये भारत को इन दुनिया के विकसित देशों के द्वारा पीछे रखने की एक इंटेंशनल कोशिश है, जिसे बहुत बार कहा भी गया है और बहुत बार ये भारत की इमेज को खराब करने का। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भारत के किसी भी आंतरिक मसले के ऊपर अमेरिका की कोई रिपोर्ट आ जाती है, हमें खुद को अपने देश पर डाउट हो जाता है, यार भारत में देखो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ये हो रहा है, भारत में देखो आर्थिक विकास के नाम पर ये हो रहा है। हम दूसरे की बात पर ज्यादा बिलीव करते हैं और हमारा बिलीव ही है जिसे ये लोग तोड़ते हैं, है ना? तो उम्मीद है आपको ये बात पता चल गई होगी। आज के बाबा लोग हैं ये, थोड़ी इज्जत करो, समझो समझो समझो। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो, और अगर आई हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो यार फटाफट, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके वो अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकता है। अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट सभी सब्सक्रिप्शंस पर उपलब्ध है यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। आप लोग चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी जगह 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी में मेरा कोर्स वर्तमान में चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरी स्पेशल क्लासेस रोजाना शाम को 7 बजे होती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए 10% डिस्काउंट अनअकैडमी पर मेरे रेफरल कोड अंकित 10 से उपलब्ध हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथियों से इसे शेयर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और इस क्लास की पीडीएफ क्लास के कंप्लीट होने के बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी प्रकार की सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के ऊपर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं। उन ऑफर्स में से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, क्योंकि 25% डिस्काउंट इस समय ऑप्शनल की फीस पर दिया जा रहा है। मात्र 53,000 रुपीज में आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अवेल किया जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।